हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज की क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं संपूर्ण ज्वालामुखी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को, और हम सभी विश्व के ज्वालामुखी को यहाँ पर देखेंगे। और ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो इस क्लास में नहीं प्रोवाइड कराया जाए। सबसे पहले देखेंगे हम ज्वालामुखी, और उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तथा उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ तथा समुद्र में बनने वाली और स्थल के नीचे बनने वाली आकृतियों को। और उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार वो भी समय के आधार पर। तो पूरी क्लास को देखने के लिए आप बने रहिए तथा पूरी क्लास को वॉच कीजिए और अंत में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी। सामान्यतः ज्वालामुखी क्या होता है कि ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा या लावा क्रस्ट को तोड़कर धरातल पर प्रकट होता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अभी भी आंतरिक भाग में मैग्मा भरा हुआ है। पृथ्वी का केवल ये भूपर्पटीय भाग अभी तक ठंडा हुआ है, केवल ऊपरी भाग जो है पृथ्वी का अभी तक ठंडा हुआ है, आंतरिक भाग अभी भी गर्म व तरल अवस्था में है। तो पृथ्वी की सामान्यतः हमने कितने परतों में बांटा है? ये भूपर्पटी है, ये मेंटल है तथा ये कोर है। जो भूपर्पटी वाला ये भाग है ये ठंडा हो चुका है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, तथा ये मेंटल जो है अर्ध तरल अवस्था में है, कह सकते हैं प्लास्टिक अवस्था में है, और कोर तो पूरी तरीके से तरल अवस्था में है। तो मेंटल यानी कि इसको जो तरल अवस्था में यहाँ लावा या मैग्मा भरा हुआ है, इसी को हम स्थैनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि तरल वाले भाग को हम स्थैनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और ये जो कठोर भाग है जो ठंडा हो चुका है इसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा लिथोस्फीयर यानी भूपर्पटी भाग इसके ऊपर तैर रहा है, यानी मेंटल के ऊपर तैर रहा है, या ये कह सकते हैं स्थैनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। तो जब इसमें आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आंतरिक गतियां होती हैं, तो ये मैग्मा, यही लावा जब इस भूपर्पटी को तोड़कर ऊपर विस्फोट हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से मतलब उस केवल छिद्र से होता है जिसके माध्यम से ज्वाला यानी कि आग, जो कि लावा या मैग्मा के रूप में है, जो कि बाहर निकलती है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी केवल स्थलीय भागों पर ही नहीं विस्फोट होता, ये समुद्री भागों पर भी विस्फोट होता है, तथा ये स्थलीय भागों पर भी विस्फोट होता है। तो जब ये स्थलीय भागों पर विस्फोट होगा तो स्थल के अंदर तथा बाहर दोनों प्रकार की जो आकृतियां बनाएगा उनको हम देखेंगे, तथा समुद्र में भी जब ये विस्फोट होता है तो समुद्र में भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाता है। जब समुद्र में जल से ऊपर आकृतियां दिखने लगती हैं तब उनको हम क्या कहते हैं, तथा जब अंदर होती हैं तब उनको क्या कहते हैं। तो आइए सामान्य भाषा में हमने समझ लिया ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र से है जिसके माध्यम से ज्वालामुखी बाहर निकलता है। आइए अब हम समझते हैं ज्वालामुखी के अंग, यानी ये ज्वालामुखी के वह अंग हैं जो कि स्थल पर हैं। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनकी संरचना के आधार पर। ज्वालामुखी के स्थल रूप, सबसे पहले ज्वालामुखी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो समुद्रों में विस्फोट होता है तब, और एक स्थल रूप पे विस्फोट होता है तब। तो अगर समुद्रों में विस्फोट होता है तब भी दो प्रकार की आकृतियां बनेंगी, एक समुद्र से ऊपर जो जल से ऊपर दिखाई देंगी, और एक समुद्र में नीचे यानी नितल पर। इसी तरीके से जब ज्वालामुखी जमीन पर यानी स्थलीय भाग पर विस्फोट होगा तो दो प्रकार की आकृतियां बनेंगी, एक तो स्थलीय भाग यानी भूपर्पटी से जो ऊपर दिखाई देती हैं वह, तथा एक जो स्थलीय भाग के नीचे दिखाई देती हैं, यानी जब मैग्मा या लावा पृथ्वी के स्थलीय भाग को तोड़कर बाहर नहीं आ पाता है तब वह किस प्रकार की आकृतियां बनेंगी, अंतः स्थल रूप।
तो हम सबसे पहले देखेंगे स्थल रूप के आधार पर, यानी ज्वालामुखी के स्थल रूप। यानी जब ज्वालामुखी स्थल रूप पर विस्फोट होता है तो बाह्य स्थल रूप, बाह्य आकृतियां बनती हैं। अंतः स्थल रूप जो कि जमीन के स्थल के अंदर आकृतियां बनती हैं। तो सबसे देखेंगे पहले कि बाह्य स्थल रूप, यानी जब ज्वालामुखी इससे ये स्थल है और स्थल से जब ऊपर विस्फोट होता है तो किस किस प्रकार की आकृतियां बनेंगी। केवल स्थल से ऊपर बनने वाली आकृतियों को हम बाह्य स्थल में देखेंगे, और इस स्थल से जब मैग्मा या लावा, जिस प्रकार से ये देख लीजिए, ये पाइप नली है और ये छिद्र है, जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो भी आकृतियाँ स्थल से ऊपर बनेंगी उनको तो रखेंगे हम बाह्य स्थल रूप में। और जब ये नली बंद हो जाती है या कठोर भाग है, स्थल का ये कठोर भाग है, यहाँ से नहीं निकल पाता है मैग्मा या लावा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वह लावा या मैग्मा यहीं पर जम जाएगा, यानी स्थल के अंदर जब जम जाएगा तब बनेंगी अंतः स्थल रूप। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य स्थल रूप। इसमें किस किस प्रकार के स्थल रूप में आकृतियां बनेंगी। सबसे पहली बनेगी कोन, यानी जब इस छिद्र से, इस नली से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। अच्छा, हम दो नाम लेते हैं हमेशा, लावा तथा मैग्मा। तो इन दोनों में क्या अंतर है। लावा हम उस कंडीशन में कहते हैं जब ये स्थल के ऊपर निकल आता है, यानी जमीन के ऊपर, तब इसे हम लावा कहते हैं। और मैग्मा किस कंडीशन में कहते हैं, मैग्मा कहते हैं जब ये जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है तब इसे हम मैग्मा कहते हैं। तो जब ये लावा या मैग्मा निकलता है तो ये अपने आसपास ही यहाँ इकट्ठा होता रहता है। इस कंडीशन में एक शंकु आकार की ये आकृति बन जाती है, तब हम इसे कहते हैं कोन या शंकु या ज्वालामुखी पर्वत। इसी प्रकार से जब इस नली में लावा या मैग्मा बन जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसे हम प्लग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा परजीवी कोन। ये क्या होता है, जब यही लावा या मैग्मा इसमें जम जाता है तो अत्यधिक कठोर हो जाता है, तो इस नली को पार नहीं कर पाता है। तो यहीं से जहाँ उसे मुलायम स्थान मिलता है वहीं से वह दूसरी जगह से निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो लावा या मैग्मा को कोई ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहाँ वह कमज़ोर हो, वहीं से वह निकल जाता है। तो मुख्य नली से ना होकर वो किसी अन्य जगह से नली बनाकर निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं परजीवी कोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम इनके नाम को डिनोट करेंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु, इसे हम शंकु के नाम से भी जानते हैं, इसे कॉन शेप भी कह सकते हैं, तथा इसे ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं। तो ये हो गए ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी कोन या ज्वालामुखी पर्वत। इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा या मैग्मा जो निकलता है छिद्र से, वो अपने आसपास यहीं इकट्ठा होता रहता है। अब नेक्स्ट ये है जिससे ज्वालामुखी लावा या मैग्मा बाहर निकल रहा है, यह है छिद्र। इसके कई नाम देखने को मिलते हैं इसके आकार के आधार पर। यह है जिससे ज्वालामुखी लावा जिसके थ्रू बाहर आ रहा है वह होती है नली या पाइपलाइन कह सकते हैं, ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली या पाइपलाइन कुछ भी कह सकते हैं इसे। और ये है स्थल, तथा इसे लिथोस्फीयर भी लिखा जा सकता है। और ये स्थल के नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है इसे हम स्थैनोस्फीयर के रूप में भी देखने को मिल सकता है, या मेंटल। यहाँ से जब मैग्मा बाहर आया तो इसी को हम लावा के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इसी के अंदर, इस नली के अंदर अगर लावा ये जम जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लग। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि नली के अंदर जो लावा या मैग्मा का जमाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लग। आइए इनकी परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु।
ज्वालामुखी शंकु क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला लावा या मैग्मा ज्वालामुखी छिद्र के आसपास जमा हो जाता है, जिससे शंकुनुमा आकृति बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेटर को और क्रेटर झील तथा काल्डेरा को। उससे पहले हम यहीं मैप पर समझ लेते हैं क्रेटर या काल्डेरा क्या होता है। ज्वालामुखी का छिद्र जब इससे और बड़ा हो जाता है, इससे आकार बड़ा हो जाता है, तब उसी को हम क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर से भी बड़ा आकार हो जाता है, तब उसे हम काल्डेरा कहते हैं। यानी जब ज्वालामुखी का मुख छोटा है तो छिद्र, अगर उससे बड़ा हो जाता है तो क्रेटर, तथा क्रेटर से भी बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा। अब इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रेटर। यह ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः कीप आकार या गर्तनुमा यानी गड्ढेनुमा ये आकृति बन जाती है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। और इसी क्रेटर में जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो इसी गड्ढे में जब जल भर जाता है तो उसी को हम क्रेटर झील कहते हैं। अच्छा, हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जो क्रेटर झील के हैं और एग्जाम में भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं कि क्रेटर झील के उदाहरण हैं। तो क्रेटर झील क्या होती है? जब इस मुख में जल भर जाता है तो इसी को हम क्रेटर झील कहते हैं। यदि क्रेटर में जल भर जाता है तो क्रेटर झील कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील जो कि एक क्रेटर झील का उदाहरण है, तथा इसी तरीके से टिटिकाका झील वह भी एक क्रेटर झील का उदाहरण है और अमेरिका में है, और वह सबसे ऊंची झील भी मानी जाती है। नेक्स्ट, क्रेटर का और बड़ा आकार हो जाता है तब हम उसे कहते हैं काल्डेरा। यह क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप है। काल्डेरा के उदाहरण हैं, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का आसो है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाले अंतः स्थल रूप। अभी हमने स्थल के ऊपर बनने वाले सभी रूपों को देख लिया। अब जो स्थल के नीचे बनेंगे उनको हम देखेंगे। क्या होता है जब यहाँ लावा या मैग्मा भरा हुआ है और वह भूपर्पटी को तोड़कर ऊपर नहीं निकल पाता है। ये लावा या मैग्मा है, यह इसको तोड़कर नहीं निकल पाता है। कहीं कहीं स्थल या चट्टानें अधिक मजबूत होती हैं तो वह इसको तोड़कर ऊपर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ किस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी, आइए हम देखते हैं। बैथोलिथ यानी जब स्थल के नीचे इस प्रकार की स्थल स्तूपनुमा आकृतियां देखने को मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। आप लोग इस चीज़ को तो याद रखना काफ़ी आसान होता है। इस चीज़ को याद बहुत कम लोग रख पाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप अपने स्वेच्छा अनुसार कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको सही लगती है। जैसे कि बैथोलिथ, बैथो का मतलब बैठो, यानी बैठो। आप कब बैठोगे? जब आपको बैठने के लिए कोई स्थान दिया जाएगा तब आप बैठोगे। यानी ये स्थूलनुमा जो आकृति है ये स्टूल के समान है। स्थूलनुमा स्टूल के समान है। स्टूलनुमा यानी कि जब आपको कोई स्टूल दिया जाएगा तब आप बैठेंगे ना, तो ऐसे आप याद रखिए बैठो। किस पर बैठेंगे हम? जब हमें कोई स्टूल मिलेगा तब हम बैठेंगे। यानी स्थूलनुमा या स्टूलनुमा आकृति को हम बैथोलिथ कहते हैं। और जमीन के अंदर जब नेक्स्ट हम देखेंगे फैकोलिथ, तो इस प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। सर्पनुमा यानी ये हम कह सकते हैं ये सर्पनुमा है। जैसे कि पर्वतों का निर्माण होता है तो हमें देखने को मिलता है इस प्रकार की ऊपर आकृति होती है। तो जब सर्पनुमा आकृति बनेगी स्थल के अंदर ये, तो आप कैसे याद रखेंगे कि सर्प यानी जब सांप होगा तो अगर आपके हाथ में सांप आ जाए तो आप एकदम से क्या करेंगे? फेंको, यानी उसे फेंक देंगे, फेंकोलिथ। तो सर्पनुमा से आप याद रखेंगे फेंको। फेंको किस चीज़ को? फेंको
यानी सर्प को फेंको, सांप को फेंको। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं फेकोलिथ यानी कि सर्पनुमा आकृति। अब नेक्स्ट है लेपोलिथ। लेपोलिथ, लेपोलिथ को कैसे याद रखें? ये एक प्लेटनुमा आकृति है। प्लेटनुमा आकृति है तो ऐसे आप याद रखिए, प्लेट, पा से प्लेट, और जो कि इसके अंतर्गत पा आ रहा है, अन्यथा किसी में नहीं आ रहा है। लेपोलिथ यानी प्लेटनुमा, लेपोलिथ प्लेटनुमा। नेक्स्ट हम देखेंगे लेकोलिथ। लेकोलिथ होता है छतरीनुमा, छतरीनुमा। तो इसको आप याद रखेंगे, जब बारिश होगी तो हम लेके चलेंगे, लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? छतरी, यानी लेके चलेंगे। इतना याद रखिए आप, लेकोलिथ यानी कि हम लेके चलेंगे। किस चीज़ को लेके चलेंगे? छतरी को लेके चलेंगे। तो इससे आप याद रखिए लेकोलिथ यानी छतरी, छतरीनुमा आकृति बनेगी। नेक्स्ट हमारी बनेगी डाइक, इस तरीके की। अगर लावा या मैग्मा जमीन के अंदर इस रूप में जम जाता है तो इसको हम कहते हैं डाइक, यानी डाइक से याद रखिए डंडा, डंडानुमा जो आकृति बन जाएगी उसको कहेंगे हम डाइक, डाइक। नेक्स्ट हो गया। अब हम देखेंगे सिल। सिल आप समझते ही हैं, घर में जिस प्रकार से सिल पर महिलाएं किसी भी चीज़ को पीसने का काम करती हैं, तो इसी प्रकार की सिल होती है। उसका आकार कुछ इस प्रकार ही होता है सिल, जिस पर किसी चीज़ को पीसने का कार्य किया जाता है। तो सिल, सिल का तो सामान्यतः आकार समान ही दिख रहा है, तो आप याद रखिए सिल को सिल से। तो इस प्रकार से ये सभी हो गए हमने अंतःस्थलीय रूप। तो यहाँ पर हमने ज्वालामुखी जब जमीन वाले भाग पर विस्फोट हुआ तो दो प्रकार की आकृति बनी, एक जमीन के ऊपर और ये जमीन के नीचे। तो जमीन के ऊपर और नीचे बनने वाली दोनों प्रकार की आकृतियों को हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले सबसे पहले जो पदार्थ निकलता है वह निकलता है जलवाष्प। गैस तथा जलवाष्प को देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वप्रथम गैसों में जलवाष्प बाहर आती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट या उद्वेदन होने से पहले सबसे पहले कौन सा पदार्थ आता है? तो जलवाष्प। इसके बाद अन्य गैसें आती हैं जैसे CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय ठोस पदार्थ आते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं उनके आकार की दृष्टि से। सबसे पहले ट्रेफा। ट्रेफा क्या होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थ को हम ट्रेफा कहते हैं। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उन सभी को हम ट्रेफा कहते हैं। अब इनके आकार की दृष्टि से देखेंगे, जैसे स्कोरिया। स्कोरिया क्या होता है? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम स्कोरिया कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको हम स्कोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बम। जब बड़े आकार के टुकड़े निकलते हैं तो उनको हम बम कहते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ है उसके हमें बड़े बड़े आकार के पदार्थ देखने को मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बम। नेक्स्ट है लैपिली। लैपिली क्या होता है? मटर व अखरोट के आकार के टुकड़ों को हम लैपिली कहते हैं। मटर तथा अखरोट के आकार को हम लैपिली कहते हैं। नेक्स्ट है गीजर। गीजर क्या होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म पानी। वैसे भी सामान्यतः जो घर में गीजर लगा होता है उसका प्रयोग भी हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। तो जो गर्म पानी निकलता है उसे हम गीजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पदार्थ है लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला या चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसे हम लावा कहते हैं। लावा दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय लावा तथा दूसरा होता है क्षारीय लावा। इनमें क्या अंतर होता है कि अम्लीय लावा में जो सिलिका की मात्रा होती है वो अधिक होती है, इसी को हम एसिडिक लावा भी कहते हैं, और क्षारीय लावा को हम बेसिक लावा कहते हैं। तो अम्लीय लावा क्या होता है? इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये गाढ़ा होता है और गाढ़ी चीज़ अधिक दूर तक नहीं बह सकती, ये सामान्य सी बात है। तो वह अपने आसपास ही जम जाती है, यानी ये ज्वालामुखी के आसपास तक ही रहता है, ये अधिक दूर तक नहीं जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय लावा। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो ये पतला होता है, और जब ये पतला होगा तो ये अधिक दूरी तक बह जाएगा। तो
ये जो होता है, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे अधिक दूरी तक बह जाता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम होती है, पतला होता है। नेक्स्ट है प्यूमिस। ये क्या होता है? इन टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए ये जल पर तैर सकते हैं। उन्हें हम प्यूमिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम देख चुके हैं ज्वालामुखी के अंग तथा ज्वालामुखी की स्थल पर बनने वाली आकृति तथा स्थल के अंदर बनने वाली आकृतियों को देख चुके हैं, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। वैसे तो ज्वालामुखी को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि उनके उद्गार के आधार पर निकलने वाले पदार्थों के आधार पर बांटा गया है, परंतु ये जो प्रकार है ये ज्वालामुखी के समय के आधार पर है। यानी सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि एक बार जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तब से लेकर निरंतर वर्तमान में तथा भविष्य में भी निकलने की संभावना रहती है। यानी समय के आधार पर ज्वालामुखी को 3 प्रकार से बांटा गया है: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से सदैव पदार्थ निकलता रहता है। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से कभी कभी पदार्थ निकलता है, यानी कभी भूतकाल में इससे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, परंतु ये वर्तमान में शांत है और भविष्य में इससे ज्वालामुखी लावा या मैग्मा निकलने की संभावना रहती है। और शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं? जिनके मुख से कभी ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, परंतु भविष्य में भी कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि इन्हें लगभग ये मेजर किया जाता है कि बहुत लंबे समय तक इनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, तो भविष्य में भी इससे निकलने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया ज्वालामुखी को समय के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है: ज्वालामुखी, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। इससे सदैव निकलेगा, इससे कभी कभी निकलने की संभावना रहती है, और इससे भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप फर्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ प्रोवाइड करा दिया है, और सभी वह फैक्ट हैं जो कि या तो एग्जाम में आ चुके हैं या बनने की यहाँ से संभावना रहती है। तो सबसे पहला जो ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तथा ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर इक्वाडोर देश में स्थित है। तो इसकी विशेषता हो गई कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है किलायू। किलायू ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी सबसे अधिक सक्रिय है। कौन सा? किलायू। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका मुख्यतः 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक किलायू और मौना लाओ, परंतु दोनों ही अपने आप में एक विशेष है। ये सबसे सक्रिय है और मौना लाओ सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। विशेषता के आधार पर हो गए सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, सबसे सक्रिय है किलायू और सक्रिय सबसे बड़ा है मौना लाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरन ज्वालामुखी। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम जो कि सुसुप्त है और एक बैरन जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। और अंडमान द्वीप समूह में भी 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें कहाँ है? मध्य अंडमान पर स्थित है। नेक्स्ट है माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सदैव इसके मुख से ज्वाला निकलती रहती है, और इस कारण से रात्रि के समय जो नाविक होते हैं वह इसकी ज्वाला को देखकर अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। ये इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस जो है अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट इरेबस। ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस
अंटार्कटिका पर एक ही ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस। नेक्स्ट है ओजिल डेल सलाडो, ये चिली प्लस अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी एटना, एटना इटली में स्थित है। नेक्स्ट है ताल या म्याना ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि लंबे समय के बाद उद्गार होते हैं। इसमें है वेसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि भारत में स्थित है और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है तथा ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी के उदाहरण। शांत ज्वालामुखी जो कि भूतकाल में कभी उद्गार हुआ था और भविष्य में कोई संभावना नहीं है। तो इसके मुख्य उदाहरण हैं देवबंद जो कि ईरान में है, कोह सुल्तान ये भी ईरान में स्थित है, पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है, एकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। यह एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है दक्षिणी अमेरिका में उसकी सबसे ऊंची चोटी है तथा ये एक ज्वालामुखी चोटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जो विश्व के सभी ज्वालामुखी देखे हैं उसका विश्व वितरण क्या है, यानी सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं पर प्रशांत महासागरीय पेटी जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर पर प्रशांत महासागरीय पेटी, सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी पर पेटी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी। अटलांटिक के मध्य में ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं और अटलांटिक के मध्य में ही एक ज्वालामुखी कटक भी है जिससे ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और जो महाद्वीपीय बीच में ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि भारत के ऊपर तथा भारत महाद्वीपों के बीच में जो ज्वालामुखी आते हैं वह सब आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी से। तो इस तरीके से ज्वालामुखी से संबंधित हमारा सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट तथा यहाँ पर हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको जो क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।